यस, वेलकम टू इंग्लिश बाय हार्ट। ये बीच में जो एनिग्मा रह गया था हमारा कि यस इट वाज एन एनिग्मा कि यह उस बच्चे को अभी तक ये मूर्ति बात क्यों नहीं कर रही है। राइट, अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, अब वह जो बच्चा है उससे बात करते करते ही रीच्ड टू द ड्वेलिंग्स ऑफ हिज फ्रेंड्स। वह बात करते करते अपने जो फ्रेंड है उसके ड्वेलिंग पे पहुंच जाता है। उसका अमीगो वो खटखटाता, ही नॉक्स एट और ऑन। आपको मुझे बताना है व्हाट कम्स। ही नॉक्स एट और ऑन द डोर। राइट, कि क्या आना चाहिए। राइट, वो जाके अपने फ्रेंड के दरवाज़ा खटखटाता है। जो फ्रेंड है वो अंदर से बोलता है हुज दैट। अब ये देखिए हुज दैट। राइट, यहीं पर मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमने बात करी थी इट्स और इट्स, मैंने दो लिखे थे। सी स्टूडेंट्स, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अपन रूल पे चलो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। एक होता है इट्स। इट्स जो है वह पजेसिव प्रोनाउन है। अब ये पजेसिव प्रोनाउन है या क्या है उस पर आपको ध्यान देने से अच्छा है आप ध्यान दें कि इसका यूसेज क्या है। राइट, पजेसिव का मतलब क्या होता है मैं नीचे आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पजेसिव का मतलब होता है जो आपका किसी के ऊपर पजेशन, अधिकार बताता हो। राइट, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका, हमारा। राइट, अब इनके अब क्या बनाएंगे, माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर एंड इट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके कुत्ते की चेन पड़ी है तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज इट्स चेन, यह उसकी चेन है। उसकी, यह निर्जीव के लिए आ गया उसकी। राइट, और यही उसका, उसकी, यह सजीव के लिए आता है हिज और हर। यह उनका प्लूरल और यह हमारा। राइट, सो यह इट्स वहाँ पर आता है जहाँ पर पोजेशन दिखाना होता है। और जो मैंने आपसे इट्स लिखा था अपॉस्ट्रोफी वाला, इसका मतलब होता है इट इज और इट हैज़। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हुज दैट। अब यहाँ पे हुज दैट का मतलब है हु इज दैट। राइट, यह आपको टेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना होता है। बहुत सारी बुक्स में जब आप रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तब आप ये अपॉस्ट्रोफी इसको समझें कृपया करके। राइट, और वहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होता है कि वहाँ पर उसका क्या मतलब हुआ। अब जैसे इंसान, अब वो दरवाज़ा खटखटाता है, उसका फ्रेंड पूछता है हुज दैट। तो जो इंसान है, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, लैड, वह बोलता है इट्स। अब मैं अगर इसको बोलूँगा तो मैं इसको इट इज़ बोलने की बजाय मैं इट्स भी बोल सकता हूँ। और वो इट्स कौन सा होगा, ये वाला अपॉस्ट्रोफी एस वाला, इट्स, इट इज। राइट, ओके। तब वो उसको कहता है हाय इट्स मी और इट्स आई। दो आपने बाइक्स के पीछे लिखा हुआ देखा होगा, एक व्यक्ति जो ऐसे हाथ करके यूँ लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है इट्स मी, बट दैट इज़ रॉन्ग। वाई रॉन्ग, सी यहाँ पर डूअर कौन है, डूअर यही है, काम करने वाला मैं ही हूँ। कि यहाँ वो पूछ रहा है कौन है, मैं हूँ। आपने यहाँ पे काम कराया होने का। राइट, यू हैव डन द वर्ब ऑफ बी। तो रूल सेज कि जब भी कभी टू बी की जब भी कभी फॉर्म आती हैं, बी की फॉर्म्स आपको पता ही है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग या फिर खुद बी, इनमें से कोई भी अगर आए तो उसके बाद में आफ्टर दैट वी ऑलवेज यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। रूल नंबर 11, इट सेज कि जब भी कभी आपको बी की फॉर्म्स दिखती हों तब उसके बाद में आप हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करोगे। सो इट इज नॉट इट्स मी। हाँ, आपको सॉन्ग्स में भी आपको गलत मिल जाएगा। सी माय फ्रेंड्स, कई बार सॉन्ग्स को हम सिर्फ एक रिदम देने के लिए, एक राइम देने के लिए हम यह इट्स मी बोल देते हैं, बट दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जैसे हिंदी में भी हम कई बार
चीज़ों को, जैसे अभी एक गाना आया था ना, शी डोंट नो शी डोंट नो शी डोंट नो शी डोंट नो, राइट, बट दैट इज़ रॉन्ग, यू ऑल नो, बिकॉज आफ्टर शी इट इज़ नॉट डोंट, इट इज़ डजंट, बट इट इज़ वेरी absurd टू सिंग, कानों को बहुत ही इट्स कैकोफोनी लगता है, शी डजंट नो शी डजंट नो, राइट, सो दैट्स वाई दे यूज्ड इट, शी डोंट नो, फाइन, बट दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, फाइन. So the rule says कि whenever there is a form of be, after that we always use subjective pronoun, right? Not it's me, it's I. अब वो गेट खोलता है, वो उसको कहता है हाय, अरे तुम यहाँ कैसे, राइट. अब दोनों छोटे छोटे हैं, 12 साल के लैड हैं, सॉरी 10 साल के थे ना, राइट, 10 साल के लैड हैं. अब इंसान उसको बोलता है यू आर द वन whom और who I can trust. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में पूछा करते हैं सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन who, whom and whose, राइट. ये भी प्रोनाउन ही है क्योंकि ये किसी नाउन की जगह पे यूज़ हो रहे हैं, सो दैट्स वाई who, whom ये प्रोनाउन भी हैं, राइट. ओके, सो वो उसको कहता है यू आर द वन whom और who I can trust. अब अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल तुम ही वह थे जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता था, राइट. अब जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है, हमें तो इनमें सिलेक्ट करना है कि हु आएगा या हुम आएगा. तो हमें देखना है कि इसके बाद की जो वर्ब हो रही है वह कौन कर रहा है. यहाँ पे वर्ब हो रही है कैन और ट्रस्ट की, राइट, मतलब ट्रस्ट, राइट, इट्स अ वर्ब. अब यहाँ पे ये ट्रस्ट कौन कर रहा है, I is the doer. That means whom I can trust or who I can trust. You are the one whom I can trust or who I can trust. See, यहाँ पे जो वर्ब हो रही है ये करने वाला कौन है, I, right. और अगर यह वर्ब हो किस पर रही है, ये वर्ब हो रही है यू के ऊपर, करने वाला आए, लेकिन ये वर्ब हो किसके ऊपर रही है, यू के ऊपर, कि मैं तेरे पे ट्रस्ट कर सकता था. यू आर द वन whom I can trust. ओके, इसको अपन एक और तरीके से समझते हैं. whom का हम तब यूज करते हैं कि जब यह जो वर्ब हो रही है उसके बाद में जो भी वर्ब हो, राइट, जो भी वर्ब हो उस वर्ब को यह सब्जेक्ट ना कर कर कोई और करता हो. जैसे ये वर्ब है यहाँ पर ट्रस्ट, इसको करने वाला कौन है ये, तब हम वहाँ पे क्यों लगाएंगे whom, क्योंकि ये वर्ब किसके ऊपर हो रही है, इसके ऊपर. ही तो ऑब्जेक्ट बना ना, इसका मतलब होता है जिस को या जिस पर, और इसका मतलब होता है हु का जो कि या जिसने, राइट. इसके लिए मैं आपको अभी 3 एग्जांपल्स और दे दूंगा. यू आर द वन हु और whom कैन हेल्प मी. अब यहां पर जो वर्ब है हेल्प, ये कर कौन रहा है, ये यही कर रहा है, मीन्स यही यह वर्ब कर रहा है, हेल्प की यही कर रहा है ना वर्ब. तो अगर हु तब यूज करा जाता है जब उसके बाद वाली वर्ब को करने वाला उससे पहले ही आ चुका हो. यू आर द वन हु कैन हेल्प मी, यहां पर है जो कि, राइट. सो हु और हुम में फर्क क्या होता है, हुम तब यूज में किया जाता है जब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाओ. हुम तब यूज में किया जाता है जब उससे पहले वाले को आप ऑब्जेक्ट बनाओ, और हु तब यूज में किया जाता है जब आप उससे पहले वाले को सब्जेक्ट बनाते हो, राइट. इसके लिए मैं आपको 2 और एग्जांपल देता हूं, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. जैसे कि ही इज द वन हु हेल्प्ड मी. अब यहां पे वर्ब हुई है हेल्प की, इसको करने वाला कौन, हु से पहले वाला ही, राइट. तो इसलिए यहां पर हु ठीक है. अगर मैं यहां पर हुम लगाऊं तो वो कैसे बनेगा, ही इज द वन
अब यहाँ पर अगर मैं whom लगा दूँ, तब whom का मतलब whom I helped। यहाँ पे हेल्प यहीं रह गई, राइट। अब इसका मतलब है जिसकी मैंने मदद करी, मतलब ये जो वर्ब है यह की गई इसके ऊपर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और सब्जेक्ट यहाँ है, काम करने वाला यहाँ है। दैट मीन्स अगर काम करने वाला पहले ही है हमारे हु या हुम से, अगर काम करने वाला पहले ही है तब हम वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, हु और हुम में हम किसको चुनेंगे, हु को। अगर काम करने वाला जो वर्ब है अगर वो बाद में है और उसको काम करने वाला भी बाद में ही आया है, तब वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, whom, राइट। ओके, इनका हिंदी में भी आप याद रखें, जो कि तो होता है who, और जिसके ऊपर किया गया है दैट इज whom, जिसको या जिस पर। जैसे यहाँ पे इसका मतलब है ना, ये वही है जिसकी मैंने मदद करी और ये वही है जिसने मेरी मदद करी। फाइन। अब हम बात करते हैं हुज की। हुज कहाँ पर आता है, वो कहता है, जो इंसान है वो अपने अमीगो से कहता है, यू आर द वन हु और हुज फादर इज अ मेंबर ऑफ क्लर्जी। क्लर्जी इज अ ग्रुप ऑफ क्लरिक। पादरियों के समूह को हम क्लर्जी कहते हैं और ये प्लूरल होता है नाउन के उसी रूल में से जहाँ पे पुलिस आती है, जेंट्री आती है, राइट। सो क्लर्जी भी उन्हीं नाउन में से है। दैट वो उसको कहता है यू आर द वन हु और हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, यहाँ पे जिस, जो कि नहीं है ना, सॉरी, इसका मतलब है जिसका के की, ये संबंध बताता है, संबंध, राइट। जब आपको रिलेशन बताना है जिससे, मतलब जिस, जैसे कि शी इज द गर्ल हुज फादर इज एन MLA, राइट। ये वही लड़की है जिसके, जिसका के की, राइट। मेरा क्वेश्चन है, अगर ये सेंटेंस होता डोंट सिट in the chair whose leg is broken, right? मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको शायद ये नहीं दिख रहा हो, बट मैं इसको पढ़ देता हूँ। डोंट सिट इन द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। आपको मुझे करेक्ट करके बताना है कि यहाँ पे हुज सही है या गलत है। सही है तो ओके, अगर गलत है तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट। ये हुज जो है वह लिविंग के लिए आ रहा है और चेयर है वो यहाँ पर नॉन लिविंग है, तो आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। सो दिस इज माय क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू हैव टू टेल मी। ओके, और हाँ, यहाँ पे इन ही होता है, ऑन नहीं आएगा, अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे आगे जब हम प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। अब क्या होता है, वह उससे बोलता है कि ओके यार, मैंने तेरे पिताजी को देखा नहीं है तो मुझे पिताजी को देखना है, और वैसे भी ही वॉज जस्ट टेकिंग अ ग्लिम्स ऑफ द रूम, वो ऐसे ही एक झलक रूम में देख रहा था, तभी उसको एक फ़ोटो दिखाई देती है। वो उससे पूछता है, राइट, कि वो पूछता नहीं है, मैं आपको बता, देयर वॉज अ फोटोग्राफ हैंगिंग डैश द वॉल। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, देयर वॉज अ फोटोग्राफ हैंगिंग डैश द वॉल। तब इंसान उससे पूछता है दैट हु इज़ योर फादर इन दिस फोटोग्राफ, और यहीं पर आता है हमारा रूल नंबर 12, राइट। रूल नंबर 12 नहीं, रूल नंबर 13। रूल नंबर 12 तो हु और हुम और हुज का डिफरेंस था। हियर कम्स द रूल नंबर 13 एंड इट सेज, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि जो विच है वह लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। वो कैसे आता है माय फ्रेंड्स, जब भी कभी आप सी यहाँ पर हु और विच में डिफरेंस देखिए आप, हु का मतलब होता है कौन, और यह आपकी आइडेंटिटी बताता है। ये क्या बताता है, आपकी आइडेंटिटी। और जो विच होता है हम क्या काम में लेते हैं, कौन सा, कौन सी, कौन से के लिए ना, मतलब दिस इज यूज फॉर सिलेक्शन, जब आप चुनाव कर रहे हो। अब फोटो में से आप चुनते हो, राइट। सो द रूल सेज कि जब भी कभी फोटोग्राफ हो, कोई लिस्ट हो, कोई ग्रुप हो, या फिर जब भी कभी आप यू सिलेक्ट आउट ऑफ 2, जब भी कभी आप 2 में से सिलेक्ट करते हो,
तब आप वहां पर हु का यूज ना करके आप किसका यूज करोगे, विच का। फॉर एग्जाम्पल which is the wiser of the two। the wiser and which, ये दोनों चीजें ध्यान रखें। एक कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम तभी द का यूज करते हैं जब आप सिलेक्ट कर रहे हो दो में से। जब आप, आई रिपीट, जब आप हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज करते हैं, बट कंपैरेटिव डिग्री से पहले केवल दो ही ऐसे केस हैं जहां पर आप द का यूज करते हो कंपैरेटिव डिग्रीज से पहले, राइट। पहला तो एक ये केस है कि जब भी कभी आप सिलेक्ट कर रहे हो दो में से और वहां पर आपने कंपैरिजन करा है, तब वहां पर कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द लगता है, राइट। पहला, दूसरा हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आप इसको ध्यान रखें। और यहाँ पर विच आएगा, हु नहीं आएगा, राइट। सो द रूल सेज कि जब कभी भी अगर आप किसी ग्रुप में से, किसी फोटोग्राफ में से, किसी लिस्ट में से, वेन एवर यू सिलेक्ट आउट ऑफ अ ग्रुप, लिस्ट और फोटोग्राफ, और यू सिलेक्ट आउट ऑफ टू, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, वी ऑलवेज यूज विच। दिस इज रूल नंबर 13, right? And here we end the chapter pronoun, right? अब ये जो कहानी है, यहाँ पर कहानी में एक हमारे एनिग्मा रह गया है कि वो जो बच्चा है वह इम्पेकेबल नहीं था या क्या था, वो मूर्ति क्यों नहीं बोली। उस मूर्ति को उससे बात करनी चाहिए थी, बट बच्चा उससे पूरे रास्ते बात करता आ रहा है, उस बच्चे का खून भी लग गया उसके ऊपर, और यह उन्हीं क्लैन का है, उसी क्लैन का है जिस क्लैन को यह बून मिला था कि यह मूर्ति उन्हीं को खजाना बताएगी, राइट। लेकिन उसका एक चाचा भी तो था मामा के साथ, वो भी उनके क्लैन का है। लेकिन आगे के एपिसोड में, आगे के वीडियोस में जब हम वर्ब पढ़ेंगे, तब यह एनिग्मा जो है उस पर से उसको मैं अनवेल करूँगा, एंड आई ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, दैट वाई दिस आइडल डिडंट टॉक टू दिस लैड। And yes, reiterate all the rules of pronouns so that tomorrow when we do the exercise of pronoun, kindly you could answer, or if you ask me, I can give you one day and I'll upload the exercise day after tomorrow, that is on 8th. Today it's 7th, so I can give you the whole day and just revise all the rules, listen to the story, और स्टोरी को दिमाग में घुमाओ, और जैसे जैसे आप स्टोरी को घुमाओगे आपके सामने रूल्स आते जाएंगे। दैट्स वाई, अदरवाइज तो मैं रूल्स तो आपको वैसे भी लिखवा दूँ जैसे और बाकी सारे टीचर्स लिखवाते हैं या बुक्स में लिखे होते हैं, राइट। वाई आई हैव टू फ्रेम अ स्टोरी सो दैट व्हेन यू वांट टू लर्न और व्हेन यू वांट टू रिमेंबर, जब आप इसको याद करना चाहो, एग्जाम में बैठे और आपको कुछ रूल याद करना, तो आप स्टोरी के सीक्वेंस से चलोगे, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रीआइटरेट ऑल दी रूल्स, राइट। सो काइंडली वीडियोस को देखने के बाद आप मनन करा करें कि ये स्टोरी में क्या क्या हुआ, कौन कौन से वर्ड्स आए, कौन कौन से रूल्स आए, राइट। सो टेक केयर, प्लीज डू द Brown study, and we will do the exercise in the next video. Till then, take care. Sayonara.